स्टूडेंट्स, मैं CS शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे थे यूजिंग द गॉस लॉ। मतलब अपन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने दो एप्लीकेशंस पढ़ लिए थे। पहला था कंडक्टिंग स्फीयर या होलो स्फीयर के लिए, और दूसरा था सॉलिड स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। उसके आगे अपन एप्लीकेशंस में ही ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग वायर, या ऐसा बोलें एक लीनियर चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले अपन गॉस लॉ लगाने से पहले फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं, एक बाय यूजिंग द गॉस लॉ और एक बाय यूजिंग द सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से निकालने के लिए अपने पास में फाई इज टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कोस थीटा। मीन्स अपन को ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में एंगल चाहिए। तो एंगल चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, मुझे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो एक लीनियर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस तरफ हो, सबसे पहले उस चीज़ का पता अपन को होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन उसी के बारे में बात करते हैं। फिर अपन बात करेंगे दूसरा कि सबसे पहले ये वाली चीज़ अपन को पता चल जाएगी, फिर अपन बात करेंगे गाउसियन सरफेस कैसा हो उसका। गाउसियन सरफेस के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे अपन क्या बनाएंगे, उसका गाउसियन सरफेस बनाएंगे। देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि लेट्स कंसिडर ए लीनियर चार्ज्ड वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मतलब लीनियर चार्ज्ड वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज्ड वायर वी यूज़ गॉस लॉ। अपन कौन सा लॉ यूज़ करने वाले हैं, गॉस लॉ यूज़ करने वाले हैं, जिसके लिए अपन क्या करेंगे, एक गाउसियन सरफेस का यूज़ करेंगे। टू अप्लाई द गॉस लॉ वी यूज़ अ सिमेट्रिक गाउसियन सरफेस which is either parallel or perpendicular to the direction of electric field intensity। वो या तो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। गाउसियन सरफेस की ये प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे अपन गाउसियन सरफेस बनाएंगे। ये चीज़ अपन यहाँ तक जानते हैं, लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो बताओ। तो सबसे पहला जो मोटिव है वो है ये पता करना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तो अपन को ये नहीं पता चलेगा उसका परपेंडिकुलर क्या है और पैरेलल क्या है। अगर ये नहीं पता होगा तो ना तो अपन क्या निकाल सकते हैं, गाउसियन सरफेस निकाल सकते हैं। और अगर अपन गाउसियन सरफेस ही नहीं पता कर पाएंगे तो गॉस लॉ लगाएंगे कहाँ पे। इसलिए इस चीज़ को लगाना या इस चीज़ का पता करना बहुत ज़रूरी है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to obtain the direction of electric field intensity after which we can assume the Gaussian surface। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करनी है। तो पहला काम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना। तो सबसे पहले देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा पता करें। यहाँ पर केवल मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। देखो, मान लो ये एक जो है वायर है जिसकी लेंथ जो है वो L है और जिस पर चार्ज Q है। लेंथ L है और चार्ज Q है, और इसका मान लेते हैं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। तो इस पॉइंट पे, इस वायर के कारण इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पे कोई भी पॉइंट P है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है जिससे अपन परपेंडिकुलर जो पॉइंट है उससे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ सेम डिस्टेंस पे, ऊपर वाली डिस्टेंस भी d है, नीचे वाली डिस्टेंस भी d है, इन दोनों डिस्टेंस पे जाके dl लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं और अपन मान लेते हैं उस dl लेंथ में कितना चार्ज है, dq चार्ज है। ये चीज़ अपन मान लेते हैं। और इस ऊपर वाला देखो, अब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, दो एलिमेंट हो गए। इस ऊपर वाले एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इस तरफ मान लेते हैं और इसके कारण जो आई है वो E2 इस तरफ मान लेते हैं। इन दोनों के, ये दोनों तो हो गए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये दोनों हो गए वर्टिकल कंपोनेंट। देखो E1 और E2, E1 इस चार्ज के कारण है, तो यहाँ पर चार्ज क्या है, सेम। क्या ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है,
या सेम है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, के डी क्यू अपॉन आर। इसको आर क्या, ये इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर। इसके कारण भी क्या आएगी, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के बराबर है। मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी डायरेक्शन में बचेगी, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बचेगी। तो अपन को डायरेक्शन ही तो निकालनी थी यहाँ से। तो अपन अल्टीमेटली क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ पर इसके कारण ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो आएगा वो आएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, किसी एंगल पे वो नहीं होगी। ये चीज़ अपन को पता होनी चाहिए। डायरेक्शन अपन ने निकाल ली, उसके बाद में जब मुझे डायरेक्शन पता चल जाएगी तो उसके परपेंडिकुलर या पैरेलल दो पॉसिबिलिटीज़ हैं गॉसियन सरफेस की, उसके बाद में अपन बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P which is r distance from point O on the wire। वायर देखो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये जो पॉइंट P है उससे अपन एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, किस पे, वायर पे। और जो परपेंडिकुलर जो पॉइंट मिलेगा उसको अपन O बोल देंगे। उससे अपन क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे। कैसे एलिमेंट्स लेंगे उसके बारे में बात करते हैं। वी टेक टू एलिमेंट्स ऑफ सेम लेंथ DL ऑन बोथ द साइड्स एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द पॉइंट O। दोनों साइड्स में D डिस्टेंस पे जाके DL लेंथ के एलिमेंट लेने हैं। अगर लेंथ सेम है तो दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या है, सेम है। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दीज एलिमेंट्स आर E1 एंड E2, those are same in magnitude but they are inclined at an angle theta with the horizontal। मतलब उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम, लेकिन वो दोनों इंक्लाइंड हो रही हैं किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में। तो अपन क्या करेंगे, उनको रिजॉल्व कर लेंगे, उनके कंपोनेंट्स करेंगे। टू डिटरमाइन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी रिजॉल्व E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन विच द कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिकल डायरेक्शन कैंसिल ईच अदर। जिसकी वजह से जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जॉइन ईच अदर। इसलिए वो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के हैं वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सो वी कैन से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगी। अपन ने ऊपर इस चीज़ को देखा भी है, ठीक है। तो ई नेट कितना आ जाएगा अपने पास में, E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ पर मुझे केवल और केवल इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे केवल यही ज़रूरत है कि कौन से डायरेक्शन में आया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता चल गई तो अब मैं गॉस लॉ लगा सकता हूँ। अगर अब अपन गॉस लॉ लगा सकते हैं तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब अपन को पता चल गया, एज वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज वायर इज ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो वी अज्यूम ए सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ऑफ रेडियस r and length L। the wire is parallel through the center of the cylinder। the wire passes through the center of the cylinder। जैसे मान लो एक वायर है, ये जैसे अगर अपन अज्यूम करें कि एक छोटा सा पाइप है, इसको मुझे सिमेट्रिकली रखना है तो किसी बड़े पाइप के अंदर रख सकते हैं। सिमेट्रिकली कब रखा जाएगा, जब यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी बराबर हो। तो मतलब ये कहाँ पर होना चाहिए, उसके सेंटर पे होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का यूज़ करते हैं। देखो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है तो ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर है। ये वाला जो सरफेस है जो इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ढकने के लिए काम में आया है, वो इसके पैरेलल हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, ये सरफेस इधर है, तो वो पैरेलल हो गए ऊपर और नीचे वाले। और ये जो कर्व सरफेस एरिया जो आएगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो है अपनी फॉलो हो गई, जिसमें कर्व सरफेस एरिया जो है वो कैसा हो गया, परपेंडिकुलर। और ये जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट जो हैं वो क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो इसके लिए अपन कौन सा रखेंगे, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस यूज़ करेंगे, जिसकी रेडियस किसके बराबर होगी, r, जो पॉइंट की डिस्टेंस है वायर से।
और वो वायर जो है कहाँ से पास करेगा, पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिमेट्रिकली तभी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि अपन ने क्या किया, एक वायर, ये रहा, ये एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस ले ली गई, ये नीचे की तरफ भी गाउसियन सरफेस ले ली गई, यहाँ पे भी एक वायर है, ये भी एक वायर है। वायर मतलब एक कर्व्ड सरफेस एरिया है गाउसियन सरफेस का। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज के 3 सरफेस एरियाज हैं। एक सरफेस एरिया कौन सा है, ये वाला एक सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर E, और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया। मतलब यहाँ पर E और DS के बीच में जो एंगल होगा वो कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पर जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल है, मतलब इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो 90 डिग्री पे होगा। मतलब यहाँ पे थीटा जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ दोनों जो एरियाज़ हैं उन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ में जो DS वेक्टर का एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं, इस जो छोटा सा, इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया लेते हैं जिसको बोलते हैं DS1, इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया लेते हैं जिसको बोलते हैं DS2, और इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया लेते हैं जिसको बोल देते हैं DS3। अगर मान लो टोटल फ्लक्स जो इनसे पास होने वाला है वो d∅ है, d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 हो जाएगा। इस तरीके से अपन टोटल निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। द सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस हैव 3 एरिया वेक्टर्स ds1, ds2 एंड ds3 in which ds1 and ds2 are perpendicular to the electric field intensity and ds3 is in the direction of electric field intensity। तो अगर मान लो उससे अगर मैं सरफेस एरिया से देखूं तो d∅ नेट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, d∅1 प्लस d∅2 प्लस d∅3 के बराबर हो जाएगा। तो अपन क्या करें, अपन इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल फाई नेट अगर मुझे निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, E.ds1, E.ds2, E.ds3। यहाँ पे θ1, θ2, θ3, θ1 और θ2 कितने हैं, 90 डिग्री। तो कोस 90 0, कोस 90 0, और ये 0 होगा तो क्या हो जाएगा, EDS। मतलब ये दोनों तो कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, केवल यही बचेगा EDS। इसको आगे सॉल्व देखते हैं। पहला वाला कितना बचेगा, 0, यार क्या 0 प्लस 0 प्लस EDS3। E कांस्टेंट होगा तो वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। E कांस्टेंट होगा तो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। DS3 कौन सा एरिया है, वो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRL, क्योंकि उसकी रेडियस R थी, उसकी लेंथ जो थी वो L थी, इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो गया वो कितना हो गया, 2πRL। तो फाइनाइट कितना आ गया, E इंटू 2πRL। ये चीज़ आ गई। अब अपन देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, लैम्डा अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड्स होगी, अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ड्स होगी। ये चीज़ तो अपन जानते ही हैं कि पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स और नेगेटिव के लिए इनवर्ड्स होता है। अब देखो अपन ने एक चीज़ देखी कि फाई नेट जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, E इंटू 2πRL। अब अपन गाउसियन लो लगाते हैं। गाउस लो के अकॉर्डिंगली फाई नेट कितना होता है, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इन कितना होगा, देखो यूनिट लेंथ में कितना है, लैम्डा, और टोटल कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L, क्योंकि अपन ने L लेंथ का गाउसियन सरफेस लिया है। तो यूनिट लेंथ में कितना था, लैम्डा, तो L लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। ये चीज़ आ जाएगी। where Q in is the charge enclosed in the surface। तो चार्ज enclosed in the surface देखें तो चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, तो चार्ज इन L लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू L। तो Q इन की वैल्यू आ गई, तो फाइनाइट यहाँ से निकल गया। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये रही। पहली इक्वेशन क्या थी, फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 2πRL।
दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो दोनों को इक्वल रख देते हैं। दोनों को इक्वल रख के अपन क्या कर लेंगे, लैम्डा ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से निकल के आ जाएगा अपने पास में 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। तो जब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 के लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। इस तरीके से बनी।